हेलो स्टूडेंट, जय हिंद, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है हिंदी ब्रह्मास्त्र में। दिस इज एस सर फ्रॉम हिंदी ब्रह्मास्त्र। आज हम मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 के लिए पर्यावरण अध्ययन पढ़ेंगे और पर्यावरण अध्ययन में आज हम पढ़ेंगे फसल उत्पादन और प्रबंध। चलो आगे देखते हैं। इसमें सबसे पहले हमारा दिया हुआ है, बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें विशिष्ट कृषि पद्धतियों को अपनाना चाहिए। अगर जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और हम पुरानी पद्धतियों से ही क्या कर रहे हैं, कृषि को कर रहे हैं, तो हम अपनी जनसंख्या की वृद्धि के अनुसार उनको भोजन उपलब्ध नहीं करा पाएंगे। तो अगर संपूर्ण जनसंख्या के लिए हमें भोजन उपलब्ध कराना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, विशिष्ट कृषि पद्धतियों को अपनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, विशिष्ट कृषि पद्धतियों, जो कृषि की मशीनीकृत पद्धतियां हैं उनको अपनाना पड़ेगा। साइंस के अनुसार हमें कृषि करनी होगी। अगला है, खुरपी, दराती, बेलचा, हल आदि कृषि औजार हैं। ये जो दिए हुए हैं, खुरपी है, दराती है, बेलचा है, हल है, ये सब क्या है, कृषि के औजार हैं। कभी पूछ लिया जाए आपसे बेलचा है तो बेलचा कृषि औजार है। आगे दिया है, सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। जितने भी सजीव हैं जिनके अंदर जीवन पाया जाता है, यहाँ तक कि पेड़ पौधों से लेकर के जितने भी जीव जंतु हैं पृथ्वी पर, वो सभी क्या करते हैं, भोजन करते हैं। बिना भोजन के वो अपना जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। तो सभी सजीवों को क्या होती है, भोजन की आवश्यकता होती है। अगला दिया हुआ है, किसी स्थान पर क्या दिया हुआ है, किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक प्रकार के पौधों को हम क्या कहते हैं, हम फसल कहते हैं। कोई भी स्थान है, उस स्थान पर केवल एक ही प्रकार के पौधे उगाए जा रहे हैं, उसे हम फसल कहते हैं। जैसे वर्तमान में सीजन चल रहा है किसका, सरसों का चल रहा है स्टूडेंट। क्या चल रहा है, सरसों का सीजन चल रहा है। तो सरसों की फसल जब हम खेत में बोते हैं तो उसमें केवल क्या होनी चाहिए, सरसों ही होनी चाहिए। सरसों के साथ में हम क्या डाल देते हैं, मटर डाल देते हैं। और एक चलता है हमारे यहाँ लूसन। तो अगर मटर और लूसन साथ में ही अपन कर रहे हैं तो वो फिर केवल फसल ही नहीं है। फसल का मतलब है कि एक ही प्रकार के पौधे एक साथ में उगाए जाते हैं, उसमें कोई भी मिश्रित नहीं किया जाता है। किसी स्थान पर उगाए जाने वाले केवल एक ही प्रकार के पौधों को हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं। आगे दिया हुआ है, भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, भारत में ऋतु के आधार पर फसलों को कितने भागों में बांटा गया है स्टूडेंट्स, तो भारत में ऋतु के आधार पर फसलों को 2 भागों में बांटा गया है। इसके बाद वो कौन कौन से 2 भाग हैं, तो नंबर 1 है आपका खरीफ की फसल और नंबर 2 है आपका रबी की फसल। ऋतु के आधार पर फसल 2 प्रकार की होती है, नंबर 1 खरीफ की फसल और नंबर 2 और रबी की फसल। अगला है, मिट्टी को उलटने, पलटने, पोला करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हम उसे जुताई के नाम से जानते हैं। जो हम मिट्टी को क्या करते हैं, उलटते हैं, पलटते हैं और उसे पोला करते हैं, उसे हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स, उसे हम जुताई के नाम से जानते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, जुताई कहते हैं। मिट्टी को उलटना, पलटना और पोला करना जुताई कहलाता है। आगे दिया हुआ है, अच्छी उपज के लिए बीजों को उचित गहराई पर बोना तथा उनके बीच उचित दूरी रखना अति आवश्यक है। अगर हमें क्या करना है, अच्छी फसल करनी है, उत्पादन अच्छा करना है, तो उसको क्या करना होगा, बीजों को हमें उचित
गहराई पर बोना होगा। क्या करना होगा? उचित गहराई पर बोना होगा और उचित उनके बीच में डिस्टेंस रखनी होगी। डिस्टेंस माने हमें उसके बीच में क्या रखनी है? उचित दूरी रखनी है। ऐसा नहीं है कि अपन पास पास माने, जिसे हम बोलते हैं अपनी भाषा में घने, अगर अधिक बीज डाल दें तो फसल घनी हो जाएगी, तो उसमें उत्पादन क्षमता बहुत कम रहेगी और वो पेड़ जो होगा, वो पौधा जो होगा, वो अपनी आवश्यक ग्रोथ नहीं कर पाएगा, वृद्धि नहीं कर पाएगा। इसलिए हमें उचित गहराई का ध्यान रखना है और उनके बीच में उचित डिस्टेंस माने दूरी का भी ध्यान रखना है। आगे स्टूडेंट्स, फसलों की नई किस्मों के आने से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में बहुत वृद्धि हुई है। वर्तमान में जो हमारे हाइब्रिड बीज आ रहे हैं, तो जो नई किस्म आई हैं, नई किस्मों के आने से क्या हुआ है? रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में वृद्धि हुई है। नई किस्म के आने से क्या हुआ है कि रासायनिक जो उर्वरक हैं उनके उपयोग में वृद्धि हुई है। सभी फसलें, जो नई किस्म की फसलें हैं, वे अधिकतम रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर हैं। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम खाद या उर्वरक कहते हैं। माने वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उन्हें खाद और उर्वरक कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, खाद आप जानते होंगे, खाद माने होता है गोबर वाला खाद। कौन सा? जो देसी होता है, गोबर वाला। और उर्वरक माने यूरिया, डीएपी, ये सभी हमारे क्या हैं? उर्वरक हैं, जिन्हें मशीनों के द्वारा तैयार किया जाता है और खाद को हम घर पे ही बना सकते हैं, जिसे देसी बोलते हैं। जो देसी खाद होता है वो हमारे खेतों के लिए कोई हानि नहीं पहुंचाता है, हमारी मिट्टी को कोई हानि नहीं पहुंचाता है। लेकिन जो उर्वरक होता है उसका अधिक उपयोग करने से क्या होता है? हमारी जो मिट्टी है उसकी उपजाऊ क्षमता भी कम हो जाती है। उर्वरक के उपयोग से क्या होता है? मिट्टी की उपजाऊ जो क्षमता होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उर्वरक का प्रयोग अधिक करने से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। अगला दिया हुआ है आपका कि यूरिया, अमोनिया सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके, इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम उर्वरक के उदाहरण हैं। अगर आपको यहाँ ये नाम कहीं दिखें, यूरिया, अमोनिया फॉस्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके, तो ये सभी क्या हैं स्टूडेंट्स? ये सभी उर्वरक के उदाहरण हैं। ये सभी क्या हैं? उर्वरक हैं। अगला दिया हुआ है, खाद के उपयोग से मिट्टी के गठन और जल अवशोषण क्षमता में वृद्धि होती है। अगर हम देसी खाद का उपयोग करते हैं तो देसी खाद के उपयोग से क्या होता है? मिट्टी के गठन और जो जल अवशोषण करने की क्षमता है उसमें स्टूडेंट्स क्या होती है? उसमें वृद्धि होती है। अगला है, पौधों में लगभग 90% जल पाया जाता है। तो स्टूडेंट, इस पर आप ध्यान रखें, ये हमारा मोस्ट क्वेश्चन है कि पौधों में क्या होता है? 90% जल पाया जाता है। आपको परसेंट में इधर उधर भी कम और अधिक भी हो सकता है, क्योंकि उसमें लिखा है आपके लिए साफ साफ के लगभग क्या होता है? 90% जल पाया जाता है। आगे, कुएं, नलकूप, तालाब, झील, नदियां, बांध, नहर इत्यादि सिंचाई के स्रोत हैं। स्टूडेंट, हम अपने खेतों को सिंचित किससे करते हैं? कुएं से जल प्राप्त करते हैं, नलकूपों से माने मोटर से भी प्राप्त कर लेते हैं, तालाब से, झील से, नदियों से, बांध से, नहर से, इनसे जल प्राप्त करके हम क्या करते हैं?
अपने खेतों को सिंचित करते हैं, माने खेतों को अपनी भाषा में भराते हैं। आगे दिया हुआ है, निराई में अवांछित और बिना उगाए पौधों को हटाया जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, जिन्हें हम खरपतवार कहते हैं। तो ये आपका कभी कभी क्वेश्चन मोस्ट हो जाता है कि खरपतवार क्या होते हैं। खरपतवार वो होते हैं जो मुख्य फसल के साथ में बिन उगाए क्या होते हैं, पौधे उग जाते हैं, माने जिन्हें हम ना तो बोते हैं और ना ही इनको हम उगाते हैं। वो ही पौधे बिना उगाए उत्पन्न हो जाते हैं, उन्हें हम खरपतवार के नाम से जानते हैं। अगला है, रसायनों के उपयोग से खरपतवार नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। अभी आप देखते होंगे कि जैसे हमने कोई भी मुख्य फसल की है, तिली हो, बाजरा हो, सरसों हो, उसके साथ में अगर अन्य पौधे उग जाते हैं जिन्हें हम उगाना नहीं चाहते हैं, उन्हें खरपतवार कहते हैं। लेकिन उनके नियंत्रण के लिए जिन रसायनों का प्रयोग किया जाता है, उन रसायनों को हम खरपतवारनाशी कहते हैं। आगे है, उचित समय और अंतराल पर फसल को जल देना स्टूडेंट्स क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। एक निश्चित समय के बाद, निश्चित अंतराल के बाद, उसमें कितने दिनों का अंतर हो चुका है, 15 दिन 20 दिन, उसके बाद हम जिस फसल को जल देते हैं उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, उसे हम सिंचाई कहते हैं। पकी हुई फसल को हाथों या मशीनों से काटना स्टूडेंट क्या कहलाता है, कटाई कहलाता है। अगर हमारी फसल पक गई है, उसको या तो हम मशीन से काटें या हम हाथों से काटें, उसे काटना क्या कहलाता है स्टूडेंट, उसे काटना कटाई कहलाता है। तो इस स्लॉट में यहाँ तक ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग